नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों पर यथाशीघ्र त्वरित कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब गलतियां, जब लापरवाहियां, जब गड़बड़ियां, जब अनियमितताएं किसी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, तो उन पर कार्रवाई करने से पूर्व 100 बार सोचना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? दोनों ही तो कर्मी ही है, दोनों ही सेवक ही हैं। बस अंतराल इस बात की है कि कोई विभाग का अधिकारी है, तो कोई विभाग का कर्मचारी है। लेकिन जो कहावत है पूर्वजों के द्वारा रच दी गई है, कहीं न कहीं वह किसी न किसी संदर्भ में चरितार्थ होता ही है। आपने सुना होगा कि हमेशा तालाब की बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाया करती है, और यह बिहार के शिक्षा विभाग में चरितार्थ हो रहा है। अधिकारी प्राधिकारी गण चाहे जितनी भी गलतियां कर लें, चाहे वे कितनी भी गड़बड़ियां और अनियमितता बरत ले, चाहे कितना भी उनका नाकामी और नाकारापन दिख जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। वहीं शिक्षकों के ऊपर, प्रधानाध्यापकों के ऊपर, विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई कर दी जाती है, त्वरित कार्रवाई कर दी जाती है। और कभी कभार उन मामलों में भी कार्रवाई कर दी जाती है जिसके लिए शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाध्यापक या विद्यालय में कार्यरत कर्मी दोषी होते भी नहीं है, उनकी कोई उस गलती के लिए जिम्मेदारी होती ही नहीं है, बावजूद इसके उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। आप देखें ना, बिहार में 1.5 दशक से भी अत्यधिक समय से शिक्षक शिक्षिकाएं स्थानांतरण व तबादला के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस बेसब्री से इंतजार करते हुए कितने पदच्युत हो गए, मतलब कितनों का रिटायरमेंट हो गया, कितनों ने त्यागपत्र दे दिया, कितनों रोड एक्सीडेंट में मारे गए, कितनों के साथ दुर्व्यवहार हुए, कई घटनाएं घटित हुई उनके साथ। खास करके जो महिला शिक्षिकाएं हैं, उनको रोजाना एक चुनौती से जूझना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वे अपने घर परिवार, मायके ससुराल से दूर हैं। और उनको कभी कार्यस्थल पर शोषण होता है, कभी रास्ते में शोषण होता है, तो कभी कार्यालयों में शोषण होता है, इसलिए कि वे जो कार्यरत हैं वहां वे खुद को अकेले पा जाते हैं। उनके लिए उस संघर्ष में साथ देने के लिए कोई उन्हें दूर दूर तक दिखता नहीं है। जब वही महिला शिक्षिकाएं अपने घर परिवार मायके ससुराल से रह करके और उसी के इर्द गिर्द विद्यालयों में कार्यरत रहेंगे, तो उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करने से पूर्व 10 बार कार्यस्थल के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कार्यालयों में बैठे कर्मचारियों पदाधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा, और आने जाने के रास्ते में जो गांव पड़ते हैं, जो लोग रहते हैं, चाहे वो कितने ही मन चले क्यों ना हो, लेकिन उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। आज तक 1.5 दशक से बेसब्री से इंतजार करने के उपरांत भी यदि शिक्षकों को तबादला नहीं मिल पाया है, तो यह किसका नाकामी और नकारापन है? सिर्फ और सिर्फ विभागीय पदाधिकारियों का है। लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी इस नाकामी और नकारापन का? क्या उनके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है? यहां इतने समय के अधीन आपको ये कार्य कर लेने हैं। जिस प्रकार से वही पदाधिकारी जो पिछले 1.5 दशक से तबादला नहीं दे पाए शिक्षकों का, उन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को किसी भी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके लिए एक बाउंडेशन तय किया जाता है कि आपको 3 कार्यावधि के अंतर्गत ये कार्य करने हैं, आपको 24 घंटे के अंतर्गत ये आपको रिपोर्ट सौंपने हैं, 48 घंटे के अंदर यह आपको रिपोर्ट तैयार करके और अपने अधोहस्ताक्षरी को सौंप देना है। और यदि वे 24, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर जो निर्देश प्राप्त होते हैं उच्च पदाधिकारियों के द्वारा कार्य करने का वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको निलंबित भरा पत्र जारी कर दिया जाता है, उनका वेतन स्थगित कर दिया जाता है, उनको उतने दिनों का वेतन काट लिया जाता है। इस प्रकार से कार्रवाइयां झेलनी पड़ती है। आखिर यह कब तक बड़ी मछलियां छोटे मछलियों को खाते रहेंगे, और कब तक ये जो उच्च पदाधिकारी है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण करते रहेंगे? और सरकारें सब कुछ जानते हुए, देखते हुए
कान में तेल डाल, आंखों पर काला चश्मा लगा, गहरी नींद में सोए रहती है। आखिर कब तक? आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष से बीपीएससी टीआरई 3.0 अर्थात बीपीएससी आयोग के माध्यम से चल रहे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है और अब तक उसे परिपूर्ण नहीं किया जा सका है। यह किसकी लापरवाही और किसकी नाकामी है, किसकी नकारापन है? विभागीय अधिकारियों का। अब भी टीआरई 3.0 कब तक यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कब समाप्त होंगे, कह पाना मुश्किल सा दिख रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिम्मेदार है? क्या विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक जिम्मेदार है? इसके लिए क्यों नहीं उस नाकाम और नकारापन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप देख रहे हैं क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अब तक 100% उनका जो योगदान है वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में नहीं हो पाया है। सभी क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है। क्षमता परीक्षा फेज 2 हुए भी 6 माह से अधिक गुजर गए हैं, लेकिन अब मानो ऐसा लगता है कि क्षमता परीक्षा फेज 2 हुआ ही नहीं है, सभी भूल गए हैं उसे। कब होगा क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षकों का काउंसलिंग? कब होगा उनका राज्यकर्मी के रूप में योगदान? कब दिया जाएगा उनको राज्यकर्मी का दर्जा? 2 दशक के लंबे संघर्ष के उपरांत क्षमता परीक्षा लेकर के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने का नियमावली भी लाया गया, उसमें भी इतने लेट लतीफ। यह किसका नकारापन और नाकामी है? क्या शिक्षकों का है, प्रधानाध्यापकों का है? नहीं, विभागीय पदाधिकारियों का है। लेकिन कब होगी उन पर कार्रवाई? क्यों आखिर कोई भी कार्य वे तय समयावधि के अंतर्गत नहीं कर पाते हैं और वही पदाधिकारी जो अपने हर एक कार्य को लंबे समय तक टालते रहते हैं, लंबे समयांतराल के बावजूद भी वो उस कार्य को संपन्न नहीं करा पाते हैं, अलग अलग प्रयोग कर, अलग अलग प्रक्रिया ला करके और सिर्फ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को मानसिक हरास करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। उन पदाधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगा? कोई भी एक कार्य गिना दीजिए आप जो शिक्षा विभाग के द्वारा उस कार्य को प्रारंभ किया गया हो और तय समय अवधि के अंतर्गत उसे पूर्ण किया गया हो। कोई भी कार्य आप गिना दीजिए ना, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का हिमाकत कौन करेगा? ये सरकारें, ये शिक्षा मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्री या अन्य प्रतिनिधि सभी इन पदाधिकारियों के मानो गुलाम हैं। ऐसा लगता है कि किन्हीं पदाधिकारियों को हाथ लगा देंगे तो वो सत्ता उनकी चली जाएगी, उनका पद छिन जाएगा, वे विधायक, सांसद, मंत्री नहीं रह पाएंगे। और पदाधिकारीगण मनमाने करते हैं। पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का शोषण करते रहते हैं। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक चलेगा ऐसा? किसी भी मसले में आप हमेशा देखेंगे कि विभागीय अधिकारी, पदाधिकारी जो है वो फेलवर साबित हो रहे हैं। अब बताइए ना, ये अपार आईडी जो बन रहा है, अपार कार्ड जो बन रहा है, जिसमें शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक अपने मूल कार्यों को छोड़ करके इस अपार के चक्कर में कपार खपा रहे हैं, उन बेचारों पर कार्रवाई क्यों? जबकि ये अपार आईडी, अपार कार्ड जो बन रहे हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। जब तक बच्चों के अभिभावकों के द्वारा, बच्चों के माता पिता के द्वारा उनका स्वीकृति पत्र इन्हें प्राप्त नहीं होगा, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का, तब तक जो है प्रधानाध्यापक या शिक्षक किसी भी बच्चे का अपार कार्ड नहीं बना सकते हैं। क्यों विभाग या सरकार अपार आईडी के महत्व को समझाने के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रही है? आज मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा के आड़ में करोड़ रुपए फूक रहे हैं, लेकिन अपार आईडी, अपार कार्ड के महत्व को समझाने के लिए कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं। क्यों नहीं गांव गांव लोगों को बहाल कर दिए गए, टोला मोहल्ला जाकर के, डोर टू डोर जाकर के, और बच्चों के माता पिता, उनके अभिभावकों को इस अपार आईडी कार्ड के महत्व को समझाए ताकि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को आसानी हो उनसे स्वीकृति पत्र पाने में और अपार कार्ड जो है शीघ्रतापूर्ण 100% सही बच्चों का बन जाए। हम मानते हैं अपार कार्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके महत्व को जब अभिभावक समझे तब न वे स्वीकृति पत्र देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे भ्रामकता फैलाए गए इसके विरुद्ध में। तो बेचारे अध्यापक, प्रधानाध्यापक करें ही क्या? लेकिन आप उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित कर रहे हैं, आप उन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के वेतन रोक रहे हैं, वेतन काट रहे हैं।
निलंबन भरा पत्र जारी कर रहे हैं। जिन विद्यालयों के 50% से कम बच्चों का अपार्ट कार्ड बना है, आखिर क्यों? इस अपार्ट कार्ड की असफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ आप बड़े जो विभागीय अधिकारी हैं वो हैं, क्योंकि आपने इस महत्व को समझाने का कोई सफल प्रयास नहीं किया। आप मध्याह्न भोजन के शेड्यूल को बदल देते हैं। आप चाहते हैं कि जितने बच्चे उपस्थित हो उतने ही बच्चों का मध्याह्न भोजन बने। आप चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन का राशि गबन न हो। आप चाहते हैं कि सभी विद्यालयों में जिन्हें मध्याह्न भोजन प्रदान की जाती है, जो बच्चे उपस्थित हों, उन्हें पोषण आहार मिले, पौष्टिक उन्हें आहार मिले, उन्हें स्वच्छ भोजन मिले, ताजा भोजन मिले, जो शेड्यूल तैयार की गई है उस अनुरूप उनको भोजन मिले। लेकिन आप राशि कितना देते हैं प्रधानाध्यापकों को? आप ही तो लूप होल छोड़ देते हैं उनको राशि गबन करने के लिए, उनको चोरी करने के लिए। आप बोल रहे हैं अंडा दो, आप 5 रुपया अंडा जो है राशि जारी कर रहे हैं, जबकि बाजार में 7 रुपए 8 रुपए पर पीस अंडा मिल रहा है। आप बोल रहे हैं 2 दिन जो है लाल चना का छोला दो, लाल चना का दाम जो है मार्केट में 160 रुपया है, आप कितना दे रहे हैं? 115 रुपया। सरसों तेल का दाम जो है वह 160 65 70 रुपए है मार्केट में, आप 140 रुपया दे रहे हो। आलू कैसे है मार्केट में? प्याज कैसे है मार्केट में? लहसुन कैसे है मार्केट में? हरा मिर्च कैसे है मार्केट में? धनिया पत्ता कैसे है मार्केट में? क्या उस अनुरूप आप रेट दे रहे हो विद्यालयों को? नहीं। और आप चाहते हो कि पौष्टिक तत्व मिले बच्चों को, पोषक आहार मिले बच्चों को, सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे मध्याह्न भोजन खा करके तंदुरुस्त हो जाए, सभी का मन मस्तिष्क जो है वह स्वस्थ हो जाए, पढ़ाई में उनको मन लगे। आखिर कैसे? आप चाहते हैं कि प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन की राशि गबन न करे, चोरी न करे, कैसे? और इतना कम राशि प्रदान की जाती है उनके बावजूद इसके जो जिला में मध्याह्न भोजन का राशि का पैसा जो इशू करता है प्रधानाध्यापकों को, उसको जो है प्रत्येक माह राशि एक बंधी हुई है, उसको प्रधानाध्यापकों को देना मजबूरी है। आखिर ये सब कहां से मैनेज करेगा एक प्रधानाध्यापक? आप जांच बारंबार करते हैं तो मार्केट के रेट के अनुरूप आप प्रत्येक सामग्रियों का राशि तय करें। आप उस अनुरूप जो है आप दर तय करके प्रधानाध्यापकों को प्रदान करें, ताकि कोई लूप होल न रह जाए चोरी करने का। साथ ही आप शिकंजा कसे जो निदेशक हैं या जिला में जो मध्याह्न भोजन का डीपीओ है या अन्य जो प्रबंधक हैं मध्याह्न भोजन का देखरेख करने के लिए, उनके ऊपर कि वे प्रधानाध्यापकों से किसी प्रकार की उनको राशि इशू करने में जो है कोई इशू ला करके और भया दोहन करे, उनका आर्थिक शोषण करे, उनका उनसे जो है पैसा वसूल करे। तो ऐसा तो कर नहीं रहे हैं आप ना। सभी को पता है कि पूरे बिहार के सभी विभागों में सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार और घूसखोरी का प्रथा है वह शिक्षा विभाग में है। हर एक कदम पर शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को पैसा चटाना पड़ता, अधिकारियों कर्मचारियों को, चाहे वह बीओ स्तर का कार्यालय हो, चाहे वह डीओ स्तर का कार्यालय हो, हर जगह पर। ऐसे ही रजनीकांत जैसे कोई डीओ कम समय में अकुत संपत्ति अर्जित करके और एक अपना विरासत कायम कर और उसका मसीहा नहीं बन जा रहा है। ऐसे कई रजनीकांत हैं पूरे बिहार भर में। यदि 3800 जिला के 534 प्रखंड के सभी शिक्षा कार्यालयों का जांच किया जाए तो हर एक कार्यालय से आपको ऐसे रजनीकांत नजर आएंगे। लेकिन कार्रवाई करने से पूर्व तो जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी, जो चाहे वह शिक्षा सचिव हो, चाहे वह प्राथमिक निदेशक हो, चाहे माध्यमिक निदेशक हो, चाहे संयुक्त सचिव हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, सभी को सोचना पड़ता है। कार्रवाई करने से पूर्व 10 बार उन्हें सोचना पड़ता है। कब तक इस प्रकार से बड़ी मछलियों के रूप में जो कार्यरत विभागीय अधिकारी पदाधिकारी हैं वे छोटी मछलियों के रूप में अपना जीवन काट रहे शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों पर शोषण करते रहेंगे? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार से गैर इरादतन जो कार्रवाई है या जो भया दोहन किया जा रहा है, आर्थिक शोषण की जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना जो की जा रही है शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का, उस पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही विभागीय स्तर से जो कार्य आरंभ किए जाते हैं सरकार को उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर और उन अधिकारियों को भी निर्देश मंत्रालय स्तर से मिलना चाहिए कि आप स्वतंत्रता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षकों को कितने समय में आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर रहे हैं, आप बताओ। आप टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा कितने दिनों में आप संपन्न करा रहे हो, आप बताओ। आप स्वतंत्रता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण सभी 1,87,000 शिक्षकों को कब तक राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर रहे हो, आप बताओ। आप ये जो 6-7 माह से ये ट्रांसफर का जो खेल कर रहे हो, आप जो उदारवाता
उदारवादी नीति अपनाए जाने की, सभी को स्वैच्छिक हस्तांतरण दिए जाने की जो लोक लुभावन बातें कर रहे हो, आखिर कब तक आप ट्रांसफर दे रहे हो, किस प्रक्रिया के तहत दे रहे हो, आप बताओ। जब तक सरकार पदाधिकारियों पर नकेल नहीं कसेगी, तब तक अपने नाकामी और नकारापन को छुपाने के लिए इसी प्रकार से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करते रहेंगे और ये बेचारे बन सब कुछ झेलते रहेंगे। इसलिए सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। धन्यवाद।